ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अध्याय नंबर 1 पढ़ेंगे और हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है पहला पॉइंट, देखिए इसमें, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। ये पॉइंट समझिए। देखिए, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक क्लासरूम में बैठे हैं तो हमें क्या क्या दिखता है, बताइए। क्लासरूम में अगर हम बैठे हैं तो हमें चेयर, ठीक है, डस्टर और चाक, जो भी हो लिखने वाला, और पानी का बोतल, बैग, बुक्स, ये सभी क्या हैं? ये सभी एक प्रकार का पदार्थ ही हैं जो हम चारों तरफ अपनी तरफ क्या क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, आगे चलिए। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम रखा था? पदार्थ का नाम दिया है। यानी कि हमारा बुक्स जो बना हुआ है वो जिस पदार्थ से बना है, यानी कि जिस सामग्री से बनी है वही क्या है? वही पदार्थ है। हमारा चेयर, ठीक है, हमारा चेयर या हमारा बेंच जो भी रखा हुआ है वो जिस पदार्थ से बना है वो भी क्या है? यानी जिस सामग्री से वो बना है वो भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए। जिस हवा में, यहाँ पे देखिए, जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि एक बूंद पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, चाहे जो भी हम सांस लेते हैं, पत्थर हो गया, बादल हो गया, तारे हो गए, पौधे हो गए या पशु हो गया, ये सभी क्या हैं? ये सभी एक ये सभी क्या है? एक पदार्थ ही है। ठीक है, देखिए आगे देखिए। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर किसी, देखिए, किसी नहीं, लिखी लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। यानी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हमारा क्या है? हवा। हवा में भी क्या है? द्रव्यमान है, वजन है। देखिए, खुले टायर में अगर हम हवा भर देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? एक वजन होता है ना। एक, अगर हम ट्रैक्टर का टायर ले लेते हैं या किसी भी गाड़ी का अगर हम टायर लेते हैं, अगर उसमें हम हवा भर देते हैं, अगर उसका हम वेट करते हैं तो आप देखिएगा उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि हवा में भी क्या है? एक वेट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, भोजन हो गया, इसमें भी वजन होता है, पत्थर में वजन होता है, आपको पता ही है। बादल में भी क्या है? वजन होता है। तारे हो गए, पौधे हो गए, पशु हो गए, पानी हो गया। ठीक है, इनमें सभी क्या है? इनमें सभी द्रव्यमान होता है। ठीक है, चलिए। और ये कुछ स्थान आयतन घेरती है, यानी कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब में क्या है? कुछ द्रव्यमान भी है और वो सभी क्या है? आयतन, यानी यानी कि वो कुछ स्थान घेरती है। ठीक है, उनमें आयतन होता है। तो यहाँ से एक सिंपल सा एक परिभाषा निकलता है कि ऐसी सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है और आयतन घेरती हैं, ठीक है, वो सभी क्या कहलाती हैं? वो सभी पदार्थ कहलाती हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया। तो इतना से हमें क्या दिखा? हमें इतना से एक परिभाषा मिलता है कि हमारे संसार में या हमारे पृथ्वी पे जितनी भी वस्तुएं हैं, अगर उनमें द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरती हों तो हम बोल सकते हैं कि वे क्या हैं? वे एक प्रकार की पदार्थ ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? चलिए देखिए। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास कर रहा है। यानी कि जितनी भी वस्तुएं हमारे आसपास की हैं, जो प्राचीन यानी पुराने जो लोग थे, वो अपने आसपास की वस्तुओं को समझने का क्या करते थे? प्रयास करते थे। ठीक है, आज भी करते हैं या आज भी करते आ रहे हैं। ठीक है, देखिए, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। यानी कि जो भारत के प्राचीन दार्शनिक थे वो क्या किए? पदार्थ को 5 मूल तत्वों में क्या किए?
अलग अलग बांट दिए, यानी वर्गीकृत कर दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, पंच तत्व के नाम से जानते हैं। यानी हम उन्हें क्या बोलेंगे, पंच तत्व बोलेंगे। ठीक है, ये पंच तत्व यानी ये पांचों तत्व, ठीक है, कौन कौन से हैं देखिए, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। पहला हो गया वायु, दूसरा पृथ्वी, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवा क्या हो गया, आकाश। उनके अनुसार, किनके अनुसार, यानी कि जो हमारे दार्शनिक थे उनके अनुसार, ठीक है, इन्हीं पांच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं। यानी कि जितनी भी वस्तुएं बनी हैं हमारे पृथ्वी पे या हमारे संसार में, इन्हीं पांच तत्वों से बनी है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया आप सभी को। ठीक है, चलिए, उनके अनुसार इन्हीं पांच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं। ठीक है, चाहे वो सजीव, ठीक है, जो चाहे वो जीवित, सजीव मतलब जीवित हो या निर्जीव यानी कि मरा हुआ, ठीक है, जिसमें जान न हो। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। ठीक है, यानी कि उस समय जो यूनानी दार्शनिक थे वो पदार्थ को, ठीक है, ऐसे ही क्या किया था, वर्गीकृत किया था। चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हैं, वो सभी क्या है, पांच तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुण एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया। देखिए, आधुनिक वैज्ञानिकों ने, आधुनिक मतलब समझ रहे हैं, इस समय के जो वैज्ञानिक, मॉडर्न वैज्ञानिक, पदार्थ को भौतिक गुण एवं रासायनिक प्राकृतिक के आधार पर, देखिए पदार्थ है तो जाहिर सी बात है उसका भौतिक गुण भी होगा और रासायनिक गुण गुण भी होगा, तो इन दोनों के आधार पे, ठीक है, इनको हम क्या कर दिया, दो पार्ट में क्या कर दिया, वर्गीकृत यानी कि बांट दिया, दो भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे देखिए, इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। यानी कि हम इस, ये जो पहला चैप्टर है, ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि जो भी पदार्थ हैं उनको हम भौतिक गुण के आधार पे, ठीक है, उनको किस गुण के आधार पे, भौतिक गुणों के आधार पे हम पदार्थ के बारे में क्या करेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे, यानी कि हमें उसको जानेंगे। ठीक है, देखिए, पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, पदार्थ का भौतिक स्वरूप 1.1 में देखिए, मोटी हेडिंग में लिखा हुआ है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। जो पदार्थ होगा उसका भौतिक स्वरूप क्या है उसको हम देखेंगे। चलिए देखिए, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट है हमारा, पदार्थ क्या है, कणों से मिलकर बना होता है। यानी छोटे छोटे अगर हम कण को एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पदार्थ बनेगा। ठीक है, तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पहला पॉइंट याद रखिए। देखिए, बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में विचारधाराएं प्रचलित थी। यानी बहुत समय तक जो पदार्थ की जो प्रकृति है इसके बारे में क्या थी, दो विचारधाराएं प्रचलित थी। ठीक है, एक विचारधारा क्या है यहाँ पे देखेंगे, देखिए, एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं। यानी कि ये पहला विचारधारा का मानना क्या था कि जो पदार्थ के जो लकड़ी होते हैं, लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं उसी तरह क्या होते हैं, सतत होते हैं। ठीक है, चलिए, परंतु अन्य विचारधारा का नाम, अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों कणों से मिलकर बने हैं। ठीक है, यानी कि दूसरा विचारधारा का मानना क्या था कि जो पदार्थ के जो रेत होते हैं ना, रेत की जो मतलब जो पदार्थ होते हैं वो रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, देखिए, आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से मिलकर बने हैं। सतत मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है, और कणों यानी छोटे छोटे कण को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो उसे हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप, देखिए देखिए हम यहाँ पे एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है,
आपको क्रियाकलाप, ठीक है, सारा चीज़ें हम क्या करेंगे यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते जाएंगे और बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, क्रियाकलाप में देखेंगे, क्रियाकलाप 1.1, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा गया है कि एक 100 ml का बीकर लें। बीकर समझ रहे हैं, एक शीशे की गिलास होती है, छोटा सा बीकर, ठीक है। इस बीकर में, इस बीकर को जल से आधा भरकर, जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। अब जाहिर सी बात है कि बीकर लेंगे, ठीक है, उसमें हम 100 मिलीलीटर का क्या कर देंगे, जल भर देंगे। वो मतलब 100 मिलीलीटर का जल नहीं भरेंगे, जो कि 100 मिलीलीटर का हमारा बीकर लेंगे, ठीक है। इस बीकर को क्या करेंगे, जल से आधा भरकर जल के स्तर पे क्या कर देंगे, निशान लगा देंगे, ठीक है। देखिए, दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में क्या कर देंगे, घोल देंगे। अब मान लीजिए कि उसमें, उस बीकर में हम आधा जल लेंगे, ठीक है, और उसको निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हम नमक या शर्करा यानी चीनी उसमें क्या कर देंगे, उसमें डाल करके, और किसकी मदद से, एक छड़ की मदद से हम क्या कर देंगे, जल में घोल देंगे, ठीक है, पूरी तरह से। चलिए देखिए, यहाँ पे जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। देखिए, जब जाहिर सी बात है कि आप चीनी डाल देंगे, ठीक है, जल के अंदर, और उसको क्या कर देंगे, उसको जब घोलेंगे, ठीक है, तो उसके स्तर यानी कि वो पानी का जो लेवल है वो ऊपर उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, उसको हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या होगा, ठीक है, ये कहाँ गायब हो गए, ठीक है। जाहिर सी बात है कि जब हम जल में हम नमक या शर्करा को घोलेंगे, तो वो क्या होगा, वो उसमें पूरी तरह से घुल जाता है और हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? यहाँ पे बोला गया है कि आप अगर ऐसे काम करते हैं तो क्या आप देखते हैं कि सचमुच ये जल के स्तर में बदलाव आ रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक सवाल उठता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो सभी पदार्थ होते हैं वो कणों से यानी छोटे छोटे कणों से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं, ठीक है। चलिए, उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट पढ़ने से ये पता चलता है कि इसके बारे में क्यों क्यों हम मतलब सभी पदार्थ को कणों से मिलकर बने होते हैं, क्यों हमें स्वीकारना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से हमें पता चलेगा। देखिए, उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई, ठीक है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है, ठीक है। तो चित्र हमारा क्या है, ये है, ठीक है, ये हमारा क्या है, चित्र, ठीक है, इसमें दर्शाया गया। देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे कण हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण, इसमें बहुत सारे जल के कण, ठीक है। नमक जब हम मिलाएंगे, ठीक है, नमक जब हम इसमें क्या करेंगे, मिलाकर और क्या करेंगे, हिलाएं, ठीक है। तो ये जल और नमक, यहाँ पे देखिए ये जल के कण है, ये वाले जल के कण है, रुकिए एक मिनट, ये हमारा ये जो है जल का कण है, और ये जो दिख रहा है ये छोटा छोटा, ये छोटा छोटा दिख रहा है, ये किसके कण है, नमक के कण है, ठीक है। और ये छड़ से क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब हम जल में नमक घोलते हैं, ठीक है, तो नमक के जो कण हैं जल के कणों के बीच क्या हो जाते हैं, रिक्त स्थानों में समावेश हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा बीकर हो गया, ठीक है, इसमें हमारे क्या हो गए, ये हमारे जल के कण हो गए, ठीक है, जल के कण। और जैसे ही हम क्या कर देंगे, जैसे ही हम नमक डाल देंगे इसमें, तो इसके जो कण में जो स्थान होगा, खाली स्थान होगा, इसके अंदर क्या होगा, नमक, ये हमारा रेड वाला है ना, ये नमक है, नमक क्या हो जाएगा, इसके स्थान में क्या हो जाएगा, समावेशित हो जाएगा, यानी कि इसके स्थान में अपना जगह बना लेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। यानी कि एक स्थिति ऐसी आती है कि जो जो छोटे कण होते हैं वो और मूल कण यानी और छोटे कण में क्या होते हैं, विभाजित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमें नीचे आना था, ठीक है,
हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे देखिए 1.12, ठीक है। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, हमें यहाँ पे जानना तो पड़ेगा ना कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो कितने छोटे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे मन में एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। चलिए देखिए क्रियाकलाप, अब हम यहाँ पे क्रियाकलाप देखेंगे 1.2, ठीक है। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें, यानी पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को, ठीक है, 2 या 3 क्रिस्टल लेंगे और उसको 100 ml पानी में क्या कर लेंगे, घोल लेंगे, ठीक है। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल कर, इसमें से क्या करेंगे 10 ml घोल निकाल देंगे। इस 100 ml में से हम 10 ml घोल निकाल देंगे तो कितना ml बचेगा, 90 ml जल में मिला देंगे, ठीक है, मिला दें। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 100 ml का देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट लेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके 2 या 3 क्रिस्टल को हम क्या करेंगे 100 ml पानी में क्या कर देंगे, घोल देंगे पहले, ठीक है। 100 ml पानी में क्या कर देंगे, घोल देंगे, ठीक। 100 ml पानी में घोलने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें से 10 ml निकाल करके एक दूसरा बीकर लेंगे और उसमें हम 100 ml पानी रहेगा, उसमें हम क्या कर देंगे 100 ml नहीं 90 ml, ठीक है, 90 ml पानी रहेगा। उस 90 ml में हम क्या करेंगे, उस घोल को 10 ml घोल को जो निकाला गया है, ठीक है, उसको हम उसमें मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल कर फिर उसमें से अब फिर 10 ml निकालेंगे, ठीक है, उसे भी 10 ml जल में 90 ml जल में फिर मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करेंगे। तनुकृत मतलब समझ रहे हैं, तनुकृत मतलब उसको मतलब पतला होता जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर पोटेशियम परमानेट को हम 2 या 3 क्रिस्टल ले रहे हैं और उसमें 100 ml पानी में मिला दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अगर उसमें से हम थोड़ा सा कम करते जाएँ, फिर उसमें से निकाल कर फिर दूसरे में जल में डालें, फिर जल में डालें, तो उसका जो तनुकरण है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो उसको एकदम तनुकृत कर देंगे, ठीक है। जैसे कि तनुकृत करने का मतलब आपको मैं समझाता हूँ। एक गिलास लेते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि नमक घोल देते हैं, ठीक है, नमक घोल देंगे तो नमक की तरह पानी लगेगा, ठीक है। अब उसको उसमें से 10 ml नमक का पानी निकाल करके, ठीक है, जो घोले रहेंगे उसको हम फिर एक अलग उतने ही मतलब पानी में हम उसको उसमें डाल देते हैं, ठीक है। फिर जब उसको टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, नमक का थोड़ा कम स्वाद आएगा, ठीक है। फिर उसको उसमें से फिर निकाल करके फिर और एक बीकर में डाल देंगे, तो उसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो उसमें भी क्या आएगा, नमक का बहुत हल्का सा मतलब स्वाद आएगा, ठीक है। तो वही क्या है, तनुकृत है, ठीक है। क्या जल अब भी रंगीन है, अब देखिए यहाँ पे कलर से है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 100 ml है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसमें हम 100 ml पानी में डालते हैं, फिर इसमें से 10 ml निकालते हैं, ठीक है, 10 ml निकाल करके फिर 100 ml पानी में ये इस 10 ml को इसमें डाल देंगे, ठीक है। फिर इसमें से 10 ml निकालेंगे, फिर इस 100 ml पानी में इसमें क्या कर देंगे, इसमें डाल देंगे, फिर इसमें से फिर इसमें, ये प्रक्रिया कितनी बार करेंगे, 8 बार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। अब यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, ठीक है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यानी कि यहाँ से ये पता चलता है कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, ठीक है, जो कि हम इतना बार ये प्रक्रिया करने के बावजूद भी जो पानी का कलर है वो थोड़ा रंगीन रह ही जाता है, क्योंकि पूरी तरह से घुल जाता है ना तुरंत, ठीक है। और हर एक पार्ट यानी हर एक जगह पे वो क्या कर देता है, वो जाकर बैठ जाता है, घुल जाता है पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए यह प्रयोग दर्शाता है, हमें ये प्रयोग क्या दर्शाता है यहाँ पे देखना है, ठीक है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा यानी 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। यानी 1000 लीटर का भी अगर हम पानी रख लेते हैं, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के एक बहुत थोड़े से क्रिस्टल को अगर हम पानी उस पानी में डाल देते हैं तो 1000 लीटर का पानी भी क्या हो जाएगी, रंगीन हो जाएगी, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि मतलब पदार्थ बहुत छोटे कण से मिलकर बने हैं, तभी तो पूरा 1000 लीटर पानी को क्या कर दे रहा है, पूरा रंगीन कर दे रहा है, ठीक है। इससे हम इससे हमें ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट
कि केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं, यानी एक क्रिस्टल में कितने सूक्ष्म कण होते हैं ये हमें अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ठीक है, तभी तो पूरे पूरे पानी में फैल जा रहा है, छोटे छोटे कण है तो। ठीक है, ये कण छोटे छोटे कणों से छोटे छोटे कणों में क्या होते हैं, विभाजित होते रहते हैं। ठीक है, अंततः चलिए ऊपर देखते हैं यहाँ पे। अंततः अंततः के बाद ये यहाँ पे हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में क्या हो जाते हैं, विभाजित नहीं किए जा सकते। अंततः एक ऐसी स्थिति आती है कि ये छोटे जो कण हैं वो विभाजित नहीं हो पाते हैं, उससे ज़्यादा विभाजित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटाल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। ठीक, लगातार तनुकृत, आपको तनुकृत समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं एग्जांपल लिया था। ठीक है, होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। ठीक है, यानी कि हम क्या कर लेंगे, एक अलग अगर क्रियाकलाप आप करना चाहते हैं तो एक 2 ml डिटाल को एक जल में क्या कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है, और उस जल को थोड़ा सा निकाल करके, डिटाल वाले जल को थोड़ा सा निकाल करके और उसे अन्य किसी जैसे कि बॉटल में अगर उसको हम डाल देंगे, उसमें पानी डाल करके तो उसको इस प्रक्रिया को हम कई बार भी करते हैं तो उसमें जो महक होगी, ठीक है, वो हमें मिलती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसका सारा पॉइंट यहाँ पे लिख दिया गया है कि देखिए उसका सारा पॉइंट यहाँ पे है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे समझेंगे कि जो पदार्थ के जो कण हैं उनके अभिलाक्षणिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है, और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इनके बारे में हम कैसे जानेंगे, क्या ये सच में होता है या नहीं, यहाँ पे हम क्रियाकलाप की वजह से जानेंगे। ठीक है, देखिए क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटाल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझाने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब हम नमक को पानी में डाले थे, ठीक है, तो वो सार नमक जो होता है वो मतलब छोटे मूलकण से मिलकर बना है। ठीक है, और वो क्या होता है, वो पूरे पानी में क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, शर्करा हो गया, चीनी हो गया, जैसे डिटॉल हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया। ठीक है, इनके कण जो हैं समान रूप से समझ रहे हैं, यानी कि चारों तरफ पानी में क्या हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, जब समावेशित हो जाते हैं तभी तो हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में भी क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट बोल रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्रियाकलाप से समझेंगे कि क्या जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, क्या उनमें गति होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। ठीक है, एक बुझी हुई अगरबत्ती यानी उसको जलाए नहीं, वैसे ही रख दें। ठीक है, इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है, यानी कि आप वो अगरबत्ती रखते हैं तो आपको कितने समीप, मतलब अगर उसको आपको मतलब सुगंध लेना है तो आपको उसके पास कितने मतलब नज़दीक जाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगरबत्ती जला दें, अब फिर अगरबत्ती जला दें, क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है, अपने प्रेक्षण को नोट करें। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम एक अगरबत्ती लेते हैं, ठीक है, उस अगरबत्ती को अपने क्लासरूम में एक कोने में रख देते हैं, क्या आप अगर कोने में रख देते हैं और वहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो आपको महक आएगी। ठीक है, यहाँ पे सोचने वाली बात है, अगर आप अगरबत्ती को एकदम नाक के पास ले जाकर के सूंघेंगे तो वो महकेगी। ठीक है, लेकिन अगर उसको आप जला देते हैं
तो आप दूर भी बैठ चले जाएंगे ना, तो उस अगरबत्ती की क्या होती है, हमारे नाक तक जब पहुंच जाती है तो क्या होती है, महक आने लगती है। तो ये इससे ये पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी गतिशील कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्रियाकलाप देखिए, जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। ठीक है, जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। ठीक है, पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। ठीक है, जाहिर सी बात है कि 2 बीकर लेंगे, ठीक, शीशे का गिलास जो हमें मतलब दिखे आंखों से। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, उसमें स्याही का एक बूंद डाल देंगे पहले वाले में, और दूसरे वाले में हम क्या डाल देंगे, एक शहद डाल देंगे। ठीक है, शहद, इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। ठीक है, तो आप अपने घर में या कक्षा यानी क्लास में हैं तो अपने क्लास में एक कोने में या कहीं रख दें। ठीक है, या अपने घर में है तो अपने घर में कहीं एक कोने में रख दें। ठीक है, अपने प्रेक्षण को नोट करें और इस प्रेक्षण को नोट करें, यानी ये जो आपने क्रियाकलाप किया है इसमें क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, इसको हम आप नोट करिए। ठीक है, आपने अपनी पुस्तक पे लिखिए। ठीक है, क्या क्या घटना घट रही है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक बीकर में अगर नीली स्याही डालते हैं तो स्याही क्या होती है, धीरे 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 पूरे चारों तरफ क्या होती है, फैल जाती है, हमें दिखाई देता है ना ऐसे फैलते हुए। और एक में हम क्या डालते हैं, शर्ट डालते हैं। ठीक है, तो शर्ट भी क्या होती है, धीरे धीरे पूरे मतलब दूसरे में भी ऐसे फैलते हुए नजर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, जब आपने स्याही की बूंद डाली थी तो आपने क्या देखा होगा, बहुत तेजी से क्या होता होगा, ठीक है, फैलता होगा। अब यहाँ पे देखिए, शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, दो चीज़ें तो मिल रही है ना। ठीक है, स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं, तो आपने समय भी नोट कर लीजिए। ठीक है, आप समय भी नोट कर लीजिएगा कितने घंटे या कितना टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप, एक गिलास गर्म पानी से और दूसरे ठंडे पानी से भरें, गिलास से कॉपर सल्फेट या पोटेशियम पर मैग्नेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें, हिलाएं नहीं। यहाँ पे बोला गया है कि एक गिलास गर्म पानी से, ठीक है, हम गर्म पानी ले लेंगे एक गिलास में और दूसरा ठंडे पानी से भरे। ठीक है, दूसरा हम ठंडा पानी ले लेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, एक कॉपर सल्फेट या पोटेशियम पर मैग्नेट का एक क्रिस्टल ले लेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक लेते हैं। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, एक और रख दें। ठीक है, हिलाए नहीं। ठीक, यानी कि क्रिस्टल को हम क्या कर देंगे, उसमें डाल देंगे और हिलाएंगे नहीं, उसको बस रख देंगे। ठीक है, क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। अब वो क्रिस्टल क्या होगा, धीरे धीरे सतह पे क्या होगा, बैठेगा। अब गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर दिखाई देगा देता है, यानी गिलास में ठोस जो होगा क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या होगा, दिखाई देता है। समय बीतने पर क्या होता है, इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है। ठीक है, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे, यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, अगर उस बीकर में रखा हुआ जल का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है, और एक ठंडा है एक गर्म है। ठीक है, अगर दोनों में अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल के जो कण होंगे अगर उसको हम डालेंगे तो उसमें हम ध्यान देंगे कि जो गर्म पानी है ना, गर्म वाला पानी उसमें तेज़ी से फैलता है। ठीक है, और जो ठंडा वाला पानी है उसमें थोड़ा सा कम टाइम लगता है, ठीक है, फैलने में। ठीक है, उसके कण यहाँ पे देखिए, उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों और इतना, ठीक है, 1.3, 1.4 और 1.5 से हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी कि जितने भी ऊपर हम क्रियाकलाप किए हैं इन सभी से हम एक निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, वो निष्कर्ष क्या है यहाँ पे देखेंगे, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। हमें ये निष्कर्ष निकाला था जो अगरबत्ती वाला याद है ना आपको, जो अगरबत्ती वाला हमने पढ़ा था। ठीक है, उनमें गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा समझा है, गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, यानी कि जो कण गति करते हैं और उस गति के कारण जो मतलब ऊर्जा प्राप्त होती है वही गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और उनमें गतिज ऊर्जा होती है, तभी तो वो गतिशील कर रहे हैं। ठीक है, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, यानी कि हम वो जो बीकर लिए थे और बीकर में जब हम गर्म पानी डाले थे, एक में ठंडा पानी डाले थे और उसमें हम क्रिस्टल के एक कण डाले थे। ठीक है, तो वो गर्म पानी में क्या होता है, तेजी से पूरी तरह से फैल जाता होगा। ठीक है, और ठंडे पानी में धीरे धीरे। ठीक है, समझ आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कणों की गति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमें ये निष्कर्ष निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए,
उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमें देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं, यानी कि हमको उनको मिश्रित करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम वो क्रियाकलाप कर रहे थे तो अपने आप स्वतः ही यानी क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाते हैं, यानी अंतः मिश्रित, यानी अंदर की तरह क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है, यानी कि जो कण होते हैं उनमें जाहिर सी बात है कि रिक्त स्थान होगा, और समावेश यानी कि उसके अंदर जो रिक्त स्थान होगा वो दूसरा कण आकर के उसमें क्या हो जाते हैं, समावेश यानी समाहित हो जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, इसी कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है, यानी विसरण यहाँ से हमारा एक निकल रहा है, ये पॉइंट विसरण। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, कोई पूछ देगा कि विसरण क्या होता है, तो आप यही बताएंगे कि दो अलग अलग पदार्थों के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप मिलते हैं, और ये मिलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हमें यहाँ भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। ऐसा क्यों? ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे ऐसा क्यों। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से पढ़ेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या रहेगा। देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे लाएंगे आपको। देखिए ये जो पॉइंट है ना, आप यहाँ पे ये देखिए, हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है, ऐसा क्यों। इसके बारे में हमें नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, जो भी हो। आकर्षित यानी एक दूसरे की तरफ खींचना, और प्रतिकर्षित यानी एक दूसरे की तरफ क्या, एक दूसरे से दूर भगाना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्रियाकलाप पढ़ेंगे 1.6, आप ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपको मैं समझाने की पूरा प्रयास करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको अगर ये समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये भी बताइए। ठीक है, अगर अगर समझ में आ गया है तो मेरे हिसाब से तो आपको इस वीडियो को लाइक तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए।